वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज का एक ऐसा वीडियो जिस प्रोसेस की सब सोसाइटी को ज़रूरत पड़ती है। सारे सोसाइटी में हर 5 साल के बाद इलेक्शन कंडक्ट होते ही है। तो नई अगर कमेटी एस्टेब्लिश हो रही है या पुरानी कमेटी जा रही है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली, ये सबको थोड़ी क्यूरियोसिटी तो होती ही है। तो उन सारे दोस्तों के लिए आज का वीडियो। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में दिखाने वाले हैं। पार्ट 1 में है प्री इलेक्शन प्रोसेस और पार्ट 2 में इलेक्शन का दिन और पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मैनेजिंग कमेटी की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है कि सोसाइटी में कितने मेंबर हैं। अगर आपने बायलॉज का बुक देखा होगा तो उसमें आपको ये टेबल दिखा होगा जो आता है बायलॉज नंबर 114 में। उसमें दिखाया है कि अगर आपके सोसाइटी का स्ट्रेंथ 0 से 100 तक है तो आपकी कमेटी की स्ट्रेंथ 11 हो सकती है। मीन्स जनरल कैटेगरी में 6, वुमेन कैटेगरी में 2 और बाकी के जो शेड्यूल कास्ट है उस कैटेगरी से भी कोई भी एंटर हो सकता है। तो ये रिजर्व कैटेगरी है। इस कैटेगरी से अगर आने वाला मेंबर है उसके पास अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट है और वो कमेटी में एंटर करना चाहता है तो वो ये कास्ट के तौर पे या ये रिजर्व कैटेगरी से भी एंटर कर सकता है। और अगर नहीं है तो यूजुअली जनरल कैटेगरी और वुमन इन दोनों को लेके कमेटी का पूरा जो है कार्यक्रम वो हो जाता है। अभी इस केस में कैसा है कि 0 से 100 तक ये लिमिट दी है, लेकिन 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, 300 से 500, फिर 500 से ऊपर ये पूरी स्ट्रेंथ की टेबल आपको बायलॉज में दिखेगी। तो इस कमेटी का एक बार एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो जब भी आपके मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग रहेगी तो उसके लिए भी एक कोरम बताया गया है। तो वो सफिशेंट कोरम होना चाहिए, क्योंकि वो सफिशेंट कोरम नहीं रहेगा तो कोई भी डिसीजंस आपने अगर लिए हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाते। तो इसके लिए इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके पास कितने मेंबर है और कमेटी कितने लोगों की बनेगी। ये इसके लिए बता रही हूँ बिकॉज कोई छोटी सोसाइटी है, 10 मेंबर की है, 12 है, 18 है, तो उस केस में भी उनके पास फिर ये 6 मेंबर जनरल में होने चाहिए, 2 मेंबर वुमन होने चाहिए, तो ही उनके सोसाइटी की कमेटी बन सकती है। अभी आता है कि सोसाइटी का इलेक्शन है, जो स्टेट ऑपरेटिव के इलेक्शन अथॉरिटी है उनके अंडर ही कंडक्ट किया जाता है, जो आता है 73 CB में। तो आपको जब भी आपकी सोसाइटी का इलेक्शन करवाना है तो मैनेजिंग कमेटी को क्या करना है, फर्स्ट कि इलेक्शन अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जब भी उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारा इस पीरियड में ख़त्म होना चाहिए, तो अभी आप आके आगे की प्रोसेस शुरू कर दें। क्योंकि क्या हो रहा है, कई सोसाइटीज़ में जो सेक्रेटरी चेयरमैन है वो पोजीशन को 10-15 साल तक भी होल्ड करके रखे हुए हैं और इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं करते हैं, खुद को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस केस में अगर ये रजिस्ट्रार को पता भी चलता है या रजिस्ट्रार को कोई खबर भी कर देता है, बिकॉज रजिस्ट्रार भी सरप्राइज ऑडिट करता है, सरप्राइज विजिट करता है सोसाइटीज़ में, तो उस केस में फिर रजिस्ट्रार एक्शन ले सकता है सेक्शन 77A के तहत। तो अगर आपकी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप ऑन टाइम इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करवा दीजिए और जिसको आना है नया है उसको वेलकम कीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो वापस आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है कि रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अब ये अपॉइंटमेंट करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है कि फॉर्म E1 और E2 इसको बना लेता है और प्रोविजनल लिस्ट बना लेता है। लेकिन ये प्रोविजनल लिस्ट बनाने के लिए उसको आपके आय और जे रजिस्टर अपडेट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये रजिस्टर अपडेट नहीं होंगे तो हो सकता है कि पुराने मेंबर के नाम ही रजिस्टर पे रहेंगे। तो जब भी वोटर की लिस्ट लगेगी, आइदर वो नॉमिनेशन के लिए रहे, आइदर वो सिर्फ वोटिंग के लिए रहेगी, लेकिन जिसका नाम लिस्ट में है वो ही वोटिंग कर सकता है, बाकी के जो वोट है उसको वो शामिल ही नहीं होने देगा। तो इस केस में क्या है, जब भी आपकी सोसाइटी में ट्रांसफ़र होते हैं तो रजिस्टर टाइम टू टाइम अपडेट होने चाहिए, क्योंकि तभी जब भी इलेक्शन आएगा तो जो करंट मेंबर है उसको वोट करने का राइट भी मिलेगा, और इवन अगर वो वोटिंग में या फिर इलेक्शन में स्टैंड होना चाहता है, मतलब वो खड़ा रहना चाहता है, तो वो खड़ा भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए सब कंप्लीट होना चाहिए। अभी बायलॉज नंबर 117 से स्टार्ट होता है कि सोसाइटी के इलेक्शन में कौन खड़ा नहीं रह सकता है। ये प्रोहिबिशंस भी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है।
तो ये सारा नंबर के तहत आपको पता चलेगा, तो आप बायलॉज से उसको रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है कि अगर उसके ऊपर कोई केस शुरू है और प्रूव हुआ है कि वो उसमें कन्विक्टेड थी, वो उसमें आरोपी थी, अगर ऐसा प्रूव होता है लेकिन उसका पीरियड 6 साल का पहले का है। सपोज मतलब मैं एक बता रही हूँ कि कोई एक ऐसा आदमी है जिसको किसी कारणवश तुरुंगवास हुआ था, उसको तो जेल में जाना पड़ा था और उसको 5 साल हो चुका है उस सारे किस्से को, लेकिन 6 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर 6 साल कंप्लीट हुआ है और अभी वो अपनी रेगुलर निजी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं और लोग भी उसको पसंद करते हैं उसके बिहेवियर को, तो वो उस इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन 6 साल उसके लिए कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकेंड है कि अगर वो डिफ़ॉल्टर है, अपना मेंटेनेंस टाइम पे नहीं पे करती है, मतलब सोसाइटी हर 3 महीने में जो नोटिस उनको बाय हैंड थ्रू भेज रही है या बाय स्पीड पोस्ट भी भेज रही है, लेकिन उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आदमी या कोई भी लेडी उस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है अगर वो डिफ़ॉल्टर है। थर्ड है कि एसोसिएट मेंबर है, मीन्स जॉइंट मेंबर है, लेकिन फर्स्ट वाला जो ओरिजिनल मेंबर है उससे एनओसी नहीं लिया है, उसने फॉर्म 10A फिलअप करके नहीं दिया है, तो भी सोसाइटी के इलेक्शन में आप खड़ा नहीं हो सकते। अगर आप भी इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहते हैं, मतलब सपोज हस्बैंड और वाइफ के नाम पे फ्लैट है, लेकिन हस्बैंड जो है वो उसका ओरिजिनल मेंबर है और वाइफ खड़ा होना चाहती है, लेकिन हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो उनका वो फॉर्म आना चाहिए, उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए, उसके बिना वाइफ इलेक्शन में खड़ा नहीं रह सकती। अगर उल्टा केस है तो उसमें भी सेम ही एप्लीकेबल है, उस केस में उनको खड़ा नहीं रहने देंगे। तो ये फॉर्म 10A फिलअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक कंडीशन है कि अगर वो एक्टिव मेंबर नहीं है, मतलब पिछले 5 साल से अगर उसने कोई भी एजीएम को अटेंड नहीं किया है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है सोसाइटी से, सिर्फ मेंटेनेंस भरता जा रहा है, तो उस केस में भी उसको, अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है, बिकॉज इसका कोई गारंटी नहीं है कि बाद में वो सारी एक्टिविटी में शामिल होगा। तो ये सारी कैटेगरीज आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये आता है कि अगर उसने अपना फ्लैट सोसाइटी का बिना परमिशन लिए रेंट पे दिया है, या अपने फ्लैट का कोई पार्ट रेंट पे दिया है, या अपना घर ही बेच दिया है लेकिन सोसाइटी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, सोसाइटी को रिकॉर्ड्स ही नहीं दिए, तो ऐसा वाला मेंबर भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, वो एलिजिबल नहीं है। बिकॉज अगर ये रूल्स पहले ही फॉलो नहीं कर रहा है तो बाद में क्या फॉलो करेगा। तो ये सारे प्रोहिबिशंस आपको मिलेंगे बायलॉज में। अगर ये प्रोहिबिशन के अंडर कोई भी मेंबर है तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं रह सकता। पार्ट 2 में हम देखेंगे इलेक्शन का दिन क्या रहता है, प्रोसेस, और इलेक्शन के लिए बाद में कैसी प्रोसेस होती है, वो सारा आपको जानकारी पार्ट 2 में पता चलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या वीडियो से कुछ भी कमेंट रहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।